मेरा जिस्म पसीने में शराबूर होने लगा। हाथों की हथेलियां भी पसीने में तर हो गईं। मैंने पिस्तौल फेंक दिया और मुड़कर देखा तो समुद्रा और रत्ना दरवाजे में खड़ी थीं। इन दोनों के चेहरे खौफ से फैले हुए थे और आंखों में बेपनाह वहशत भरी हुई थी। मैं मुड़कर बेला की तरफ देखने लगा। वो दीवार के करीब पहुंच गई थी और टेक लगाकर अपने आप को ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी। मैं इसके करीब पहुंच गया। वह अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। इसे उठाकर मेरे कमरे में ले जाओ और ड्रेसिंग कराओ इसकी, मैंने दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा। रत्ना और सुमित्रा ये सब कुछ देखकर बहुत खौफजदा थी। मेरा मूड देखकर वो कुछ और भी सहम गई। मैं हॉल कमरे में आया तो मधु भी सहमी हुई वहाँ बैठी हुई थी। अजीब सूरत हाल थी। मामलात पेचीदा से पेचीदा होते जा रहे थे। लगता था जैसे मैं कोई तागूती चक्कर में फंस गया हूँ। सिर्फ 1 घंटा पहले हम अपने एक साथी की लाश छोड़ कर आए थे। अगर हमें 1-2 मिनट का वक्त मिल जाता तो हम शक्ति को अस्पताल से ले आने में कामयाब हो जाते। इसका सदमा अभी मेरे जहन पर था कि यहाँ आते ही इस खौफनाक तरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। बेला की हालत देखकर मैं कांप उठा था। लगता था भैरू जैसे पागल हो गया हो। इस पर बड़ी खतरनाक किस्म की जुनूनी कैफियत तारी थी। इसने दांतों से बेला को इस तरह भंबोड़ा था जैसे वो किसी खूनखार भेड़िए के हत्थे चढ़ गई हो। अगर मुझे यहाँ पहुँचने में चंद मिनट की देर हो जाती तो वो बेला को मार डालता। मेरे बार बार रोकने के बावजूद नहीं माना था और मजबूरन इस पर गोली चलानी पड़ी। पहली गोली खाने के बाद वो जिस तरह मेरी तरफ बढ़ा था इससे मुझे अंदाजा हो गया था कि अब वो काबू में आने वाला नहीं है। इसे जिंदा छोड़कर मैं अपने लिए मजीद मसाइल पैदा नहीं करना चाहता था। मुझे भैरू की मौत का अफसोस हुआ था मगर इसके सिवा कोई चारा नहीं था। इसकी ज़िंदगी मेरे लिए ख़तरा बन सकती थी। समुद्रा और रत्ना बेला को उठाकर मेरे कमरे में ले गई। मैं उठकर एक और कमरे में घुस गया जहाँ किसी वक्त मैंने मेडिसिन बक्स रखे हुए थे। मैं वो बक्स उठाकर बाहर आ गया और इसे खोल कर देखने लगा। इसमें ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। इसी दौरान समुद्रा मेरे कमरे से बाहर आ गई। वो जैसे ही दूसरे कमरे में दाखिल होने लगी मैंने आवाज देकर इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। मेडिसिन बक्स मेरे पास है समुद्रा। वो मेरी तरफ आ गई। मैंने मेडिसिन बक्स इसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम खुद चल कर देखो, इसे मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। इस राक्षस ने इस तरह भंबोड़ा है इसे। वो बक्स मेरे हाथ से लेते हुए बोली। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मेरा ख्याल था कि मेरे हाथों भैरू के मारे जाने पर वो किसी शदीद रद्द अमल का इजहार करेगी मगर इसके मुंह से भैरू के लिए राक्षस का लफ्ज़ सुनकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। बेला की हालत ने इसे मुतासिर किया था और वो भैरू को वहशी कहने पर मजबूर हो गई थी। मैं कैसे देखूं? मेरा मतलब है इसके जिस्म पर कोई लिबास, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समुद्रा ने मेरी बात काटी। हम तीनों चारों नारियां जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, तुम इनके शरीरों की ऊंच नीच से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। मेरा ख्याल है हम इसे किसी को लाज नहीं आएगी। मैं उठकर इसके साथ कमरे में आ गया। रत्ना बेड के करीब बैठी थी और बेला बेड पर पड़ी करा रही थी। इसकी आंखें बंद थी। अभी 3 दिन पहले मैंने इसके पैर के अंगूठे का नाखून उखाड़ा था और वो बुरी तरह तड़पी थी। अभी इसकी एक तकलीफ कम नहीं हुई थी कि ये बिप्तान पड़ी। इसके बेड पर बिछी हुई चादर खून आलूद हो रही थी। रत्ना ने दूसरी चादर उठाकर इसके जिस्म पर इस तरह डाल दी कि इसकी सत्रपोशी किसी हद तक हो गई। आवाज़ सुनकर बेला ने आंखें खोल दी। मैंने एक लम्हे को इसके चेहरे की तरफ देखा। एंटीसेप्टिक लोशन से इसकी टांगों के जख्म साफ करने लगा। भैरू वाकई वहशी साबित हुआ था। इसने दांतों से बुरी तरह भंबोड़ा था। बाज़ जगहों पर सिर्फ दांतों के निशान थे और बाज़ जगह से इसे नोच लिया गया था। एंटीसेप्टिक लोशन लगने से बेला बुरी तरह मचलने लगी। रत्ना ने इसे बाहों से और समुद्रा ने इसे टांगों से पकड़ लिया। तकरीबन पौन घंटे तक मैं इसके जख्म साफ करता रहा। फिर समुद्रा ने मुझे बैग से मरहम पट्टी की एक ट्यूब निकाल दी। मरहम लगने से बेला पुरसुकून होती चली गई। इस मौके पर मुझे डॉक्टर शांता की बड़ी शिद्दत से याद रही थी। वो होती तो सब कुछ संभाल लेती। जहाँ मैं समझता हूँ इस वक्त बेला का कोई ना कोई टेस्ट होना ज़रूरी था। कम से कम टेटनस का टेस्ट करके इसका इंजेक्शन लगाया जा सकता था मगर ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं था। मुझे अफसोस है बेला, मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। मैंने इसे पहले ही खबरदार कर दिया था कि वो ऐसे कोई हरकत न करे लेकिन वो नहीं माना और मौका मिलते ही ये हरकत कर गुजरा और इसे सज़ा देना ज़रूरी होगा। अगर मैं इसे गोली न मारता तो वो तुम्हें ख़त्म कर देता। बेला बोली कुछ नहीं, खामोशी से मेरी तरफ देखती रही। इस मौजू पर बाद में बात करेंगे, मैंने दोबारा कहा। इस वक्त कुछ पीना पसंद करोगी, चाय या कॉफ़ी? मैं कॉफ़ी पीना चाहूँगी, बेला ने कराहते हुए जवाब दिया। मैं अभी बना कर लाती हूँ, रत्ना कहते हुए जल्दी से बाहर निकल गई। मैं कुर्सी घसीट कर बैठ गया। समुद्रा ने चादर फैलाकर बेला के जिस्म पर डाल दी। वो बेड की पट्टी पर बैठ गई। रत्ना 15-20 मिनट में कॉफ़ी बना कर ले आई। बेला ने अपने आप को घसीट कर बेड की पुश्त से टेक लगा ली थी और रत्ना के हाथ से कप लेकर हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगी। इसके हाथ होले होले कांप रहे थे लेकिन वो बतदरीज अपने हवास पर काबू पाती चली गई। चंद घूंट भरने के बाद
बाद इसने मेरी तरफ देखा। तुम आज तक मेरी समझ में नहीं आ सके। इसके होंठों से सिरसिराती हुई सी आवाज़ निकली। हालांकि मैं ऐसा पेचीदा आदमी नहीं हूँ, मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। सीधा सादा सा आदमी हूँ। तुम्हें तो पहले ही रोज़ समझ लेना चाहिए था कि मैं क्या हूँ। किसी से दोस्ती करता हूँ तो इसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो जाता हूँ और दुश्मनी में सारी हदें फलांग जाता हूँ। मैं अब तक यही तो नहीं समझ सकी कि तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन। वो बोली, तुमने कई मरतबा मेरी जान बचाई और कई मरतबा मेरी जान लेने की कोशिश की। 3 दिन पहले तुमने मेरे पैर का नाखून उखाड़ दिया था। इस वक्त तुम्हारे चेहरे पर बेपनाह सफाकी थी। मैं तो समझी थी कि तुम वाकई मेरी बोटियां काट काट कर फेंकते रहोगे। वो मेरी मजबूरी थी। वैसे मेरे ख़ानदान में दूर दूर तक कोई कसाई नहीं गुजरा, मैंने कहा, और आज मेरी खातिर तुमने इस शख्स को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जो तुम्हारा मोहसिन था, जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बचाई थी और तुम्हें पनाह दी थी। बेला ने मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, इंसान जब इंसानियत से गिर जाए तो तमाम अखलाकियात को नज़रअंदाज कर दे तो इसे सज़ा देनी पड़ती है। मैंने जवाब दिया, 3 दिन पहले तुमने मेरा नाखून उखाड़ कर इस तरह मुझे अजियत पहुँचाई थी, क्या वो इंसानियत के ऐन मुताबिक था? बेला ने मुझे घूरा। मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता था। मैंने जो कुछ भी किया वो एक कॉज के लिए था और भैरू ने जो कुछ किया वो इसकी दीवानगी थी, जुनून था और इंसान से वहशी बन गया था। नाजी ने भैरू की हत्या करके बहुत अच्छा किया। समुद्रा बीच में बोल पड़ी, वो वाकई वहशी था। इससे पहले ललिता के साथ भी ऐसा ही कर चुका है। वो सब कुछ मेरे सामने हुआ था इसी कमरे में। क्या मतलब? मैं उछल पड़ा। भैरू ने तो बताया था कि ललिता किसी और के हाथ मारी गई थी और तुमने भी इसकी तायद की थी। वो मेरी मजबूरी थी, समुद्रा ने कहा। हकीकत यह है कि एक रात हम तीनों इस कमरे में मौजूद थे। ललिता रक्स कर रही थी। एक मौके पर वो ज़रा सा झुकी तो भैरू ने इसे पकड़कर अपने ऊपर गिरा लिया और इसके शरीर पर जगह जगह दांत गाड़ने लगा। ललिता कहके लगाती रही, फिर इसके कहके चीखों में बदल गए। पहले तो मैं समझी कि भैरू मजाक कर रहा था, मगर वो मजाक नहीं था। भैरू ललिता के शरीर को जगह जगह दांतों से काट रहा था। ललिता चीखते हुए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो चिड़िया की तरह इसके पंजे में फंसी हुई थी। ललिता लहूलुहान हो रही थी। मैंने इसे छुड़ाने की कोशिश की तो भैरू ने मुझे धक्का देकर दूर गिरा दिया। इसके चेहरे पर बेपनाह सफाकी और दरिंदगी थी। वो खूनखार दरिंदा ही लग रहा था। मैं डर कर कमरे से भाग गई और अपने कमरे में बंद होकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया और रात भर अपने कमरे में बंद रही। सुबह मैं डरते डरते कमरे से बाहर निकली तो भैरू अपने कमरे में इत्मीनान से सो रहा था। मेरा दिल तो चाहा था कि इसे मौत की नींद सुला दूं। इस ख्याल से मैंने मेज़ की दराज से पिस्तौल निकालने की कोशिश भी की थी, मगर आहट सुनकर इसकी आंख खुल गई और मैं अपने इरादे पर अमल न कर सकी। और आज इसने वही सब कुछ बेला के साथ किया। इसका मर जाना ही अच्छा था। कल को वो मेरे साथ या किसी और के साथ भी यही सब कुछ करता। अब ये मेरी बात समझ में आ गई थी कि भैरू को कत्ल करने पर समुद्रा ने किसी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार क्यों नहीं किया था। वो भैरू से अपने लिए भी खतरा महसूस करने लगी थी। और फिर इसने ये सनसनीखेज इंकशाफ भी किया कि ललिता से पहले वो मंदिर के तहखाने में भी 3 लड़कियों को दांतों से काट काट कर मौत के घाट उतार चुका है। भैरू वाकई दरिंदा था। ये तो मैं पहले ही रोज समझ गया था कि औरत इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, और अब मुझे ये अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि वो किसी किस्म के जुनून में मुब्तला था और ये जुनून कभी कभी इस पर हमलावर होता था। बेला भी बड़ी तवज्जो से समुद्रा की बातें सुन रही थी। समुद्रा भैरू की ज़िंदगी के ऐसे ऐसे राज फाश कर रही थी जिन्हें सुनकर हैरत होती थी। इन बातों में 2-3 मरतबा नागराज का जिक्र भी आया था और नागराज के तज़किरे पर बेला के चेहरे पर अजीब से तासुरात उभरे थे। रात का 1:30 बज चुका था। अभी भैरू की लाश भी ठिकाने लगानी थी। ये दूसरी लाश थी जो मैं अपने हाथों ठिकाने लगाने जा रहा था। समुद्रा और रत्ना मुझसे पहले उठकर कमरे में चली गईं और जब मैं उठने लगा तो बेला ने मुझे रोक लिया। मैं दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। कुछ कहना चाहती हूँ? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। हाँ, तुम्हें नागराज की तलाश है ना? बेला ने कहा। जाहिर है ये सारी भाग दौड़ इस सिलसिले में ही है। मैंने कहा, इसके बारे में सिर्फ तुम जानती हो और तुम कुछ बताने को तैयार नहीं। मगर मैंने मायूस होना नहीं सीखा। वो इसी ज़मीन पर है, मैं इसे तलाश करूँगा। 1 आध दिन और ज़ाया होगा मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो तुम्हें जीन मंदिर में मिलेगा। बेला का लहजा बिल्कुल सपाट था। क्या? मैं उछल पड़ा। इसने इतनी अजियत उठाई थी मगर ज़ुबान नहीं खोली थी और अब पूछे बगैर कितने इत्मीनान से इसने बता दिया था कि नागराज कहाँ मिलेगा। मैं ठीक कह रही हूँ, बेला ने कहा। दिलवाड़ा रोड पर यहाँ से 11 मील आगे पहाड़ियों में एक कदीम मंदिर है जो बज़ाहिर खंडरों में तब्दील हो चुका है, मगर इसका तहखाना बहुत अरसे से नागराज के इस्तेमाल में है। इस वीरान मंदिर का तहखाना ही दरअसल नागराज की सरगर्मियों का मरकज़ है। वो सांपों के जहर पर तमाम तजुर्बात वहीं करता है। तहखाने में इसने एक छोटी सी लेबॉर्ट्री बना रखी है। ये लेबॉर्ट्री इतनी जदीद नहीं, लेकिन नागराज की ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ मौजूद है। वो आजकल वहीं पर है। मुझे हैरत है, मैंने कहा।
तुम किस कदर आसानी से इसके बारे में बता रही हो। आज के वाक़ये के बाद ये बात मेरी समझ में आ गई कि ये लोग वाकई इंसानियत के दुश्मन हैं। बेला ने कहा, पंडित भैरू हो या नागराज, ये लोग हवस के पुजारी हैं। इन्हें सिर्फ अपना मफाद अजीज़ है। अपने 2 टकों के फ़ायदे के लिए कितने बेगुनाह मारे जाते हैं, इन्हें इससे कोई गरज नहीं है। ये लोग अगर चाहते तो अपनी सलाहियत को इंसानियत की भलाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे, मगर उन्होंने गलत रास्तों का इंतखाब किया। हीरोइन का केमिकल, सांप के जहर से इंजेक्शनों की तैयारी, ये कोई खिदमत नहीं, ना अपने देश की ना इंसानियत की। इनसे मासूम और बेगुनाह लोगों की तबाही और बर्बादी का काम ही लिया जा सकता है। और मैं समझती हूँ ऐसे लोगों को ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं। एक इंसान को कत्ल करके अगर हज़ारों बेगुनाहों की ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं तो मैं इसे कोई जुर्म नहीं समझती। तुम जो कुछ कर रहे हो ठीक ही कर रहे हो। ये सब कुछ शायद तुम इसलिए कह रही हो कि ख़ुद तुम्हारे साथ ये हुआ है और मैंने इसी वहशी से तुम्हारी जान बचाई है और तुम एहसान का बदला चुकाना चाहती हो। मैंने कहा, मैं तुम्हारे एहसान का बदला नहीं चुकाना चाहती। बेला ने जवाब दिया, मेरे साथ ये सब कुछ हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि जब दूसरों के साथ ये सब होता है तो इन्हें कितनी अजियत होती है। जब मैं चीख रही थी तो मेरे कानों में मेरी अपनी नहीं, इस 12 साला मासूम लड़की की चीखें गूंज रही थी, जिसे नागराज ने मेरे सामने अपनी हवस का निशाना बनाया था। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, नागराज में जहर भरा हुआ है। इसे हर रात एक औरत की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी रात इसे औरत न मिले तो अपनी ही आग में जलकर राख हो जाए। मैं जानती हूँ, सिर्फ मैं जानती हूँ कि पंडित भैरू की तरह वो भी कई बेगुनाह औरतों को मौत के घाट उतार चुका है। बहुत सी औरतें तो ऐसी थी जो पूजा के लिए मंदिर में आती थी और गायब हो जाती थी। इनके घर वाले इन्हें तलाश करते रह गए मगर इनका सुराग नहीं मिला। नागराज के चंद खास चेले या मैं जानती हूँ कि इनका क्या हश्र हुआ। वो एक बार फिर खामोश हो गई। मैं इसके चेहरे को तकता रहा। चंद लम्हों बाद वो खुद ही बोली, समुद्रा जब भैरू के बारे में बता रही थी तो मेरे जहन में नागराज के हवाले से ये सारी बातें आ रही थी। मुझे वो सब कुछ याद रहा था और इसलिए मैंने तुम्हारा साथ देने का फैसला किया है। मैं कई महीनों से तुम्हें देख रही हूँ और अब मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि तुम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। तुम्हारा कोई ज़ाती मफाद वाबस्ता नहीं है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो अपनी कौम के लिए कर रहे हो। मैंने जो कुछ किया अपनी कौम के लिए किया, मगर मुझे बड़ी मायूसी हुई। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने नागराज का साथ क्यों दिया। इसे ना तो अपनी कौम से हमदर्दी है न किसी और से। वो दहशतगर्द और जुनूनी है। अपनी बालादस्ती कायम रखने के लिए इसने हर उस शख्स को मरवा दिया जिससे मुखालफत का खदशा था। इसकी निगरानी के लिए इंटेलिजेंस ने कुछ एजेंट मुकर्रर कर रखे थे, मगर नागराज ने एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया। इसके करीबी साथियों में मेरे अलावा सिर्फ अमरीश पंडित जिंदा बचा है। अगर आज तुम मुझे छोड़ दो और मैं नागराज के पास चली जाऊं तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैंने तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। तो गोया तुमने मौत के खौफ से नागराज के बारे में बताया। मैंने कहा, मैं मौत से नहीं डरती। बेला ने कहा, मुझे यूं लगता है कि अब मेरे सीने का बोझ हल्का हो गया है। अब अगर तुम भी मुझे मार डालो तो मुझे कोई अफसोस ना होगा और तुम जानती हो कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। मैंने कहा, मैं एक और बात जानना चाहता हूँ। जब मैं पहली मरतबा आदिनाथ मंदिर से फरार हुआ था तो अलका अग्निहोत्री ने मुझे पनाह दी थी। वो मेरी हमदर्द बन गई थी, मगर बाद में इंकशाफ हुआ कि वो रॉ की एजेंट है और मुझे नागराज के खिलाफ अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही थी। क्या तुम भी रॉ की? नहीं, बेला ने मेरी बात काट दी। मेरा रॉ या किसी एजेंसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे तो अपने देश से मोहब्बत है और इस जज्बे के तहत नागराज के ग्रुप में शामिल हुई थी। मेरे जहन में ये बात बिठा दी गई कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसका वजूद हमारे लिए ख़तरा है। इसे हर सूरत में मिटाना है, मगर हम खुली जंग में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। इसे ख़त्म करने के लिए हमें दूसरे तरीके इख्तियार करने होंगे। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और तख़रीबकारी से इस मुल्क की जड़ी कमज़ोर की जा सकती हैं। मैं जवान और हसीन थी, इसलिए मेरा इंतखाब किया गया। मुझे हर दूसरे तीसरे महीने पाकिस्तान भेजा जाता। वहाँ मैंने रईस कब्बू जैसे कई लोगों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर अपने लिए काम पर आमादा किया। मैं कराची और हैदराबाद जैसे शहरों में घूमकर ऐसे नौजवानों को फंसाती जो किसी न किसी वजह से अपनी हुकूमत से, अपने लोगों से और अपने आप से नाराज़ थे। मुझ जैसी हसीन और जवान लड़की हो तो कोई भी नौजवान इसकी बात मानने से इनकार नहीं कर सकता। मैं इन्हें बरगला कर रईस कब्बू जैसे लोगों के हवाले कर देती जो इन्हें यहाँ भेज देते। यहाँ नागराज के कैंप में ब्रेन वॉशिंग करके इनके जहनों में पाकिस्तान के खिलाफ इतनी नफरत भर दी जाती कि वो अपने देश के दुश्मन बन जाते। इन्हें तख़रीबकारी और दहशतगर्दी की तरबियत देकर पाकिस्तान वापस भेज दिया जाता, जहाँ वो अपने ही हम वतनों को बेदर्दी से मौत के घाट उतारना शुरू कर देते। नागराज में पाकिस्तान के खिलाफ इतना जहर भरा हुआ है कि तुम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसने पहले हीरोइन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला केमिकल तैयार किया जो पाकिस्तानी स्मगलरों को बराए नाम कीमत पर फराहम किया जाता। इसका मकसद पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को हीरोइन का आदी बनाकर
ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मफलूज करना था। नागराज इस पर भी मुतमईन नहीं था। वो सांप के जहर से ऐसा इंजेक्शन तैयार करने के तजुर्बात कर रहा था जिससे मौत को ज़्यादा से ज़्यादा अजियतनाक बनाया जा सके। इस दौरान तुम टपक पड़े और तुमने आज तक जो कुछ किया वो शुरू से आखिर तक मेरी नज़रों में है। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि तुम दहशतगर्द नहीं हो। तुम अपने मुल्क और अपने हमवतनों की भलाई के लिए ये जंग लड़ रहे हो। इसमें तुम्हारा कोई ज़ाती मफाद नहीं है। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि नागराज जैसे लोगों को वाकई ख़त्म हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों का रहने का कोई हक नहीं है जो दूसरों की तबाही का बाइस बन रहे हैं। ये काया पलट मेरे लिए हैरत अंगेज़ है। मैंने इसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अब भी मेरे गिर्द कोई जाल बिछा रही हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझ पर मुश्किल से ही यकीन आएगा, बेला ने कहा, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा है वो सच है। और एक बात तुम्हें और भी बता दूँ, मैं अब भी अपने देश की वफादार हूँ। इसे गद्दारी मत समझना। मेरी ये बातें देश के ख़िलाफ़ नहीं, एक आदमी के ख़िलाफ़ हैं जो दूसरों के लिए और अपने देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। वो अब तक कितने लोगों को मरवा चुका है कि अपनों को मौत के घाट उतार कर देश की खिदमत हो सकती है। इन लोगों की वतन से वफा और गद्दारी की मंतक अजीब थी। जो लोग मेरा साथ दे रहे थे वो सब यही कहते थे कि वो अपने देश से गद्दारी नहीं कर रहे। गद्दारी ना सही, लेकिन इतना मैं समझता था कि इन सब का कोई ना कोई मफाद वाबस्ता था। बहरहाल मुझे इससे गर्ज नहीं थी। इन लोगों की वजह से मेरा काम हो रहा था। इसमें शुबा नहीं कि भैरू ने मेरा बहुत साथ दिया था। इसकी मौत का मुझे बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें गलती खुद इसकी थी। अगर वो मेरी बात मान लेता तो शायद इस वक्त मेरे साथ बैठा चाय पी रहा होता। मुझे तफसील से बताओ, नागराज कौन से मंदिर में है? मैंने बेला की तरफ देखते हुए कहा। तुम दिलवाड़ा रोड पर जा चुके हो? बेला ने कहा। कैंप वाले रास्ते पर मुड़ने की बजाय मेन रोड पर सीधा आगे निकल जाओ। इससे तकरीबन 1.5 मील आगे दाएं तरफ शमशान घाट का बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। इस तरफ किसी ज़माने में शमशान घाट हुआ करता था, लेकिन अब ख़त्म हो चुका है। इस बोर्ड के साथ ही पहाड़ियों में एक तंग सा रास्ता है। पहाड़ियों में बल खाते हुए इस रास्ते पर तकरीबन 2 मील आगे एक मंदिर के खंडरात हैं। इस मंदिर का सिर्फ एक कलश बचा हुआ है, बाकी सब कुछ ढेर हो चुका है। इस खंडरात के नीचे एक बहुत बड़ा तहखाना है। इस तहखाने का रास्ता कहाँ से है? मैंने पूछा। मंदिर के इस मीनार से तकरीबन 100 गज मशीक की तरफ चट्टान से मिली हुई एक शिकस्ता सी दीवार है। ये 4 दीवारी एक कमरे की बाकियात में से है और वो चट्टान कमरे की एक दीवार का काम देती है। इस चट्टान में एक तंग सी खूह के अंदर तकरीबन 10 फीट आगे स्याह रंग का एक पत्थर नजर आएगा। इस पत्थर के नीचे इस तहखाने का रास्ता है। क्या वो पत्थर इतना बड़ा है? कि वो पत्थर इतना बड़ा नहीं है। बेला ने मेरी बात काट दी। तुम इसे आसानी से उठा सकते हो। इस पत्थर के नीचे तहखाने का मैकेनिज्म है। बड़ा पेचीदा रास्ता है, मैंने कहा। बहरहाल वहाँ नागराज के साथ कितने आदमी हैं? 3, बेला ने जवाब दिया। अमरीश पंडित और 2 और आदमी जो नागराज के काम में इसकी मदद करते हैं। भाई से हिफाजत का कोई इंतज़ाम है? मेरा मतलब कोई ऐसा आदमी जिसे निगरानी के लिए रखा गया हो? नहीं, बेला ने नफ़ी में सर हिलाया। वो महफूज तरीन जगह है। कोई दिन के वक्त भी इस तरफ नहीं जाता। ठीक है, मैं कहते हुए उठ गया। एक बात जहन नशीन कर लो, अगर कोई धोखा हुआ तो तुम जिंदा नहीं बच सकोगी। मैं जानती हूँ तुम्हें धोखा देना बहुत मुश्किल है। बेला के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। अगर तुम्हारी इतला दुरुस्त निकली और मेरे साथ कोई धोखा ना हुआ तो हस्बे वादा भैरू की दौलत में से आधी तुम्हारी झोली में डाल दूंगा और बाकी आदि समुद्रा का हक है। मैंने कहा। तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे जायदाद का बंटवारा कर रहे हो। बेला की होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मैं चलने में इसके चेहरे को तकता रहा, फिर कमरे से बाहर आ गया। दरवाज़ा मैंने खुला छोड़ दिया था। समुद्रा, रत्ना और मधु हाल में बैठी हुई थी। इन तीनों के चेहरे पर सोगवारी थी। हम लोग कई महीनों से इस किस्म के हालात का शिकार थे। आए दिन कोई ना कोई लाश देखनी पड़ती थी, कभी अपने किसी साथी की और कभी दुश्मनों में से किसी की। मैं और मधु शक्ति को अस्पताल से निकालने गए थे और इस मकसद में किसी हद तक कामयाब भी हो गए थे, मगर ऐन आखिरी लम्हों में शक्ति मौत का शिकार हो गया और वापिस आते ही भैरू को मुझे अपने हाथों से मौत के घाट उतारना पड़ा। इन तीनों लड़कियों को बेला और भैरू वाले वाक़ये ने ज़्यादा मुतासिर किया था। इन्हें भैरू की मौत का ज़्यादा अफसोस नहीं था। बेला की हालत ने इन्हें दहला कर रख दिया था और इसी वजह से वो तीनों अफसुर्दा थी। कोई फावड़ा वगैरह होगा? मैंने समुद्रा की तरफ देखते हुए पूछा। क्या करना है? समुद्रा ने ये सवाल बेख्याली में कर डाला। भैरू की लाश को कमरे ही में सजा कर रखना है या इसका कोई बंदोबस्त भी करना है? मैंने कहा। वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। हम दोनों बंगले की पिछली तरफ आ गए जहाँ कारों के लिए गैराज बने हुए थे। एक खाली गैराज में बागबानी इस्तेमाल होने वाली चीज़ें पड़ी थी। घास काटने की मशीन, फावड़े, खुरपियाँ और ऐसी बहुत सी चीज़ें थी। मैंने एक फावड़ा उठा लिया और समुद्रा के साथ इधर उधर देखता हुआ एक तरफ बढ़ने लगा और फिर एक जगह मुनासिब देखकर रुक गया।
तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।